दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के अंदर जितनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उन सभी को देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पूरे किताब के जितनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उनको देखने वाले हैं और ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। हमने प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाया दोस्तों और उनमें से क्वेश्चन को हमने पिक किया और आज उसी टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक होगा आप देख रहे हैं बिंदु दोष, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन, अपोहन, पेप्टीकरण, हार्डी-सुल्जे नियम, स्वर्ण संख्या, एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है ना, एंजाइम उत्प्रेरक। तो इन सभी पर आज हम इसी वीडियो में इन सभी टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आप देखेंगे बिंदु दोष को और ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। इतना सरल शब्दों का प्रयोग किया है कि आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लीजिए, इतना सरल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पहला है बिंदु दोष, ये पहले ही चैप्टर का है। तो बिंदु दोष क्या है, पहले हम परिभाषा को समझ लेते हैं फिर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। अब देखिए समझते हैं इसको। जैसे दोस्तों कोई क्रिस्टल है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम के माध्यम से। कोई क्रिस्टल है इस तरह से, है ना, कोई क्रिस्टल है, हम बांट देते हैं समझने के लिए, यहाँ से केवल समझने के लिए। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं अवयवी कण हैं, इन सभी कॉर्नर पर क्या है, अवयवी कण रखे हैं। अवयवी कण जब क्या होते हैं दोस्तों कि यही जो क्या है कि इन क्रिस्टलों पर जो ये कण है, परमाणु हैं, अगर ये अपना स्थान छोड़कर चले जाएं, जब स्थान छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ खाली स्थान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि उसकी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन होगा और इसी विचलन के द्वारा यहाँ पर जब ये कण स्थान छोड़कर चला जाए दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर आ जाए, तो इससे यहाँ एक रिक्त स्थान हो जाएगा और इसी रिक्त स्थान को या इसी दोष को क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं तो वहां पर जो दोष उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं बिंदु दोष। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा है ब्राउनी गति। अब देखिए ब्राउनी गति का जो क्वेश्चन ये अब की बार भी पूछा गया था और बिंदु दोष पर भी दोस्तों ये भी टिप्पणी अब की साल पूछा गया है। अब की साल हर एक पेपर में, कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जहां पर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। टिप्पणियां तो हर साल फिक्स होती हैं। देखिए ब्राउनी गति क्या है दोस्तों, तो परिभाषा देख लेते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इसी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। यानी जो कोलाइडी कण होते हैं दोस्तों वो हमेशा क्या है कि टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे हमेशा टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करते रहते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। इसी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया था, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ब्राउनी गति। ठीक, समझ में आ गया परिभाषा कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ठीक ना, यानी इधर उधर गति करते हैं, इस गति को दोस्तों ब्राउनी गति कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन और इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स कि ब्राउनी गति का कारण क्या होता है। तो ब्राउनी गति का जो कारण है फ्रेंड्स वो क्या है कि कोलाइडी कणों के बीच टक्कर, यानी जो कोलाइडी कण होते हैं जब आपस में टकराते हैं तभी क्या होता है, ब्राउनी गति होती है, नहीं तो ब्राउनी गति कभी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है कि ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रभावित करने वाले फ्रेंड्स कारक कौन कौन से हैं, कणों का आकार और विलयन की सांद्रता। ठीक, कणों का आकार यानी कण का आकार जितना बड़ा होगा ब्राउनी गति उतनी ही की कम हो जाएगी। ठीक, तो कणों के आकार पर भी ब्राउनी गति निर्भर करती है और विलयन की सांद्रता कि विलयन की सांद्रता कितनी अधिक है या कितनी कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आएगा कि ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं कि टिंडल प्रभाव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ओके, देखिए टिंडल प्रभाव क्या है दोस्तों कि कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर
उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को जब प्रवाहित करते हैं यानी गुजारते हैं, ठीक ना, प्रवाहित करने का मतलब यहाँ पे पानी तो है नहीं, वो किरण पुंज को गुजारते हैं आप लिख सकते हैं, तो प्रकाश की जो दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये आपका एक रखा गया है कि कोलाइडी विलयन। इसमें क्या है कि ये कोलाइडी विलयन है और ये अंधेरे कमरे में रखा गया है। कोलाइडी विलयन का मतलब जैसे एल्बुमिन है, जिलेटिन है, गोंद है, ठीक है ना, तो कोलाइडी विलयन है और इसमें यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत जब प्रकाश की किरणें इस पर डाली जा रही हैं तो ऊपर से, यानी यही तो कहा है ना कि प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं, तो प्रकाश की दिशा के लंबवत, प्रकाश की दिशा ये है और इसके लंबवत यहाँ से जब देखते हैं तो इस कोलाइडी विलयन में दोस्तों आपको दिख रहा होगा इतना, ठीक ना, तो एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है और इस घटना को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आप इसको बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वैद्युत कण संचलन क्या है दोस्तों, वैद्युत कण संचलन परिभाषा समझ लेते हैं। क्या है कि जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि जब कोलाइडी विलयन हमने बताया ना, चाहे एल्बुमिन हो, जिलेटिन हो, गोंद हो, शहद हो, ये सब कोलाइडी विलयन में आएंगे। तो जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत यानी वैद्युत के प्रभाव में, कण यानी कणों का, संचलन यानी चलना। देखिए दोस्तों क्या है, जैसे आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझिए। हमने क्या लिया है कि एक कोलाइडी विलयन लिया है और इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, माइनस आवेश, और एक एनोड, इस पर धन आवेश। ठीक, जब दोस्तों यहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रोड को डाला और जब इसमें क्या है वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोलाइडी विलयन के जो कण होंगे यानी जो इसमें ऋण आवेशित कण होंगे वो धन की ओर भागेंगे, ठीक ना, जो ऋण आवेशित कण होंगे इस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे और जो क्या होंगे प्लस होंगे यानी जो धनावेशित होंगे वो क्या होंगे माइनस चार्ज की जो ये इलेक्ट्रोड है इसकी ओर भागेंगे। तो ये कब संभव होगा, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है, कोलाइडी कण का मतलब क्या है, इसमें जो कण है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर यानी जो ऋण कण है दोस्तों वो धन इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे और जो धन कण है वो ऋण इलेक्ट्रोड की यानी कैथोड की ओर भागेंगे। और इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवा है दोस्तों अस्कंदन। अस्कंदन क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पहले परिभाषा देख लीजिए कि जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर यानी मिलकर बड़े कण का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। यानी आप सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों कि जब इसमें ध्यान देना, जैसे छोटे छोटे कण हैं और ये सभी कण फ्रेंड्स मिलकर यानी ये मिल जाते हैं तो इस तरह से एक बड़े कण का निर्माण होते हैं। ठीक ना, आपने देखा होगा जैसे क्या है, किसी नाली में मिट्टियां प्रवाहित हो रही मिट्टी, तो मिट्टी जब धीरे धीरे उनके कण इकट्ठा हो जाते हैं तो एक डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, एक डेल्टा का निर्माण कर देते हैं, कहने का मतलब एक ढेर लग जाता है मिट्टी का। वही चीज है कि जब कोलाइडी कणों पर से आवेश हटा लिया जाए और ये कण क्या हैं आपस में मिलकर संयुक्त होकर एक बड़े अवक्षेप यानी बड़े कण का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अस्कंदन। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगली जो टिप्पणी है वो है अपोहन और ये भी अब की बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था। अपोहन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको समझ लेते हैं कि जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम्य झिल्ली में, अर्धपारगम्य झिल्ली इसी को चर्मपात्र झिल्ली कहते हैं। जैसे हमारा स्किन यानी त्वचा हो गया और जैसे अंडे की झिल्ली होती है उसमें होता है ना, अंडे की जो ऊपरी लेयर होती है उसके अंदर एक महीन झिल्ली होती है या प्याज की झिल्ली कह लें, वही चीज़ है कि जब अशुद्ध साल को यानी अशुद्धियाँ मिली हों किसी कोलाइडी विलयन में, वही
कि जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियां धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष या झिल्ली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। अब चलिए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों ये क्या है, एक अशुद्ध, ये एक थैली है यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी जिसमें से अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा भी पूछ ले तो वह झिल्ली कि जिसमें से विलेय के कण आसानी से ना जा सकें, जबकि विलायक के कण, विलायक यानी जल के कण तो आसानी से निकल जाएं, जबकि विलेय यानी जो उसमें घुलते हैं उसके कण ना निकलें, तो उस झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है दोस्तों, इसमें अशुद्ध साल को भरा गया है और इसे एक जल से भरे बीकर में या जल से भरे एक पात्र में डुबो रहे हैं। तो इस अशुद्ध साल में से जो शुद्ध साल होगा इस थैली में बचा रह जाएगा और जो अशुद्धियां हैं वो इस जल में यानी धीरे धीरे इस जल में विसरित हो जाएंगी, है ना, अशुद्धियां विसरित हो जाएंगी और इसी घटना को कहा जाता है अपोहन। क्या कहते हैं दोस्तों, अपोहन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टिप्पणी भी समझ में आ गई होगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ऐसे लेते चलिए एक एक का, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगली जो टिप्पणी है दोस्तों वो है पेप्टीकरण। क्या है दोस्तों, पेप्टीकरण है। अब देखिए पेप्टीकरण ये भी अब की बार पूछा गया है, ठीक। पेप्टीकरण क्या है कि परिभाषा समझ लेते हैं कि जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य या किसी विलायक को मिलाते हैं तो उसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी परिवर्तन को पेप्टीकरण कहते हैं, ठीक ना। और जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। अब एक चीज ध्यान समझना दोस्तों, जो पेप्टीकरण है वो बिल्कुल स्कंदन का उल्टा होता है। देखिए उसमें क्या है, छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण मिलाते हैं तो स्कंदन होता है, और जब किसी बड़े कण में कोई हम जल मिला दिया जाए यानी जल मिला दें या कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया जाए और वो घुल कर अलग होकर कोलाइडी विलयन में बदल जाए तो वो है क्या है, पेप्टीकरण। तो वही चीज तो कह रहा ना कि जब किसी ताजे अवक्षेप में कोई अवक्षेप बना है, जैसे मान लेते हैं कि कोई कण स्कंदन होकर के कोई बड़ा कण बना है, उसमें क्या विद्युत अपघट्य आप मिला दीजिए या विलायक यानी पानी उसमें मिला दीजिए, तो उसकी क्रिया द्वारा यानी इस विद्युत अपघट्य से क्रिया द्वारा जो अवक्षेपित कण है वो घुल कर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे कणों में फिर टूट जाएगा यानी कोलाइडी विलयन में बदल जाएगा और इसी परिवर्तन को पेप्टीकरण कहते हैं। और जो पदार्थ मिलाते हैं दोस्तों, जैसे विद्युत अपघट्य या जो विलायक मिलाया गया है उसी को कहते हैं पेप्टीकारक। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी सुलझे नियम, और ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था, ठीक है ना, यानी अब की बार ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था कि हार्डी सुलझे नियम क्या है, ठीक। तो इस नियम के अनुसार, नियम समझिए, इस नियम के अनुसार अर्थात हार्डी और जो सुलझे का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी आयन की जो संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी, जैसे एल्युमिनियम है, उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम है, बेरिलियम है, कुछ भी है, ठीक, सोडियम है, उसकी यानी जिस भी मेटल की, जिस भी तत्व की, जिस भी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी वो उतनी ही जल्दी से क्या होगा, स्कंदन होगा उसका। तो यही कहने का अर्थ ये है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है जैसे एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तो इसकी स्कंदन करने की क्षमता अधिक होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है Ba, इसमें क्या है, इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता क्या है कि 2 है प्लस, तो इससे कम इसकी होगी। उसके बाद Na है, ठीक है ना, सोडियम है, इसकी +1 है, तो ये क्या है, घटता क्रम है, ये इसकी सबसे ज़्यादा होगी फिर इसकी फिर इसकी, ठीक ना, यानी सबसे ज़्यादा ये होगी, उससे कम इसकी होगी और उससे कम इसकी होगी, तो ये घटता हुआ क्रम है। वही तो कह रहा है ना। और बहुत ही सिंपल सा नियम है दोस्तों, आप इसको अगर बुक में देखेंगे या फिर किसी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट लिखा है, लेकिन आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो आप बहुत इजीली इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वर्ण संख्या
अगली टिप्पणी। और ये परिभाषा मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ये परिभाषा तो बिल्कुल याद ही नहीं होती, कितना भी रट्टा मारें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप चीज़ों को रट्टा मारोगे तो चीज़ें विजुलाइज कैसे होंगी, दिमाग में कैसे घुसेंगी? क्योंकि ये जो परिभाषा है पढ़ने में तो बहुत अटपटी है, लेकिन आज हम इसे आपके दिमाग में पूरी तरह से घुसेड़ कर ही छोड़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर है क्या। व्हाट इज गोल्ड नंबर? देखते हैं परिभाषा। पहले देख लीजिए कि स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड साल में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl मिलाने पर इसके होने वाली अस्कंदन को रोक दे। कुछ घुसा दिमाग में? नहीं घुसा। चलिए हम घुसेड़ते हैं। देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा मेरे रसगुल्लों। जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों कि ये क्या है, एक बीकर में, और ये कोई रच्छी कोलाइड है ना, सॉरी, इसमें क्या है कि एक बीकर है, ठीक, और इसमें मान लेते हैं कि 10 ml गोल्ड साल है। कितना है फ्रेंड्स? 10 ml इसमें कोई गोल्ड साल भरा हुआ है, ठीक ना, 10 ml गोल्ड साल भरा हुआ है, समझिए पहले। और उसके बाद इसमें क्या है, अगर हम दोस्तों 10% सांद्रता वाली क्या करें, 1 ml NaCl मिला दें। NaCl अगर हम मिला देते हैं तो इसका स्कंदन आसानी से हो जाएगा। कहने का मतलब जो 10 ml गोल्ड साल है, ये रेड कलर का होता है दोस्तों, इसमें अगर हम 10% यानी सांद्रता NaCl की, ये जो साल्ट है इसकी सांद्रता कितनी है, 10%, और इस 10% सांद्रता वाले 1 ml को अगर इसमें हम घोल देंगे दोस्तों तो इसका स्कंदन आसानी से हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा दोस्तों। और इस क्रिया को रोकने के लिए हम इसमें मिलीग्राम में, यानी मिलीग्राम में जो रच्छी कोलाइड मिलाते हैं, रच्छी कोलाइड मतलब क्या है, जो इसका रक्षण कर सके, स्कंदन ना होने दे, ठीक है ना, स्कंदन ना होने दे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रच्छी कोलाइड। तो वो क्या करेंगे, अगर मिलीग्राम में हम जितनी मात्रा मिला देंगे तो ये जो स्कंदन हो रहा है वो नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यही तो हमने कहा ना कि स्वर्ण संख्या दोस्तों जो है, ध्यान से समझिए अब, रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड साल में मिलाने पर 10% सांद्रता वाले 1 ml NaCl मिलाने पर जो स्कंदन होता है उसे रोक दे। वही मात्रा क्या है फ्रेंड्स, स्वर्ण संख्या है। तो कितनी आसान परिभाषा हो गई। देखिए मज़ा तभी आएगा जब परिभाषा कठिन हो और आप उसको बहुत ही सिंपल तरीके से विजुलाइज कर लें, याद कर लें। फिर से देखिए मेरे रसगुल्लों, क्या बताया कि रच्छी कोलाइड, स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड साल में, अर्थात जिसे 10 ml गोल्ड साल में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl पर मिलाने पर होने वाले स्कंदन को रोक दे, है ना। यानी 10 ml गोल्ड में आप 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl अगर मिलाते हैं, ठीक, तो स्कंदन हो जाएगा। लेकिन जो मान लेते हैं कि आपने इसको मिलाया और उसके बाद मिलीग्राम में रच्छी कोलाइड इसमें मिला दीजिए, तब जो स्कंदन हो रहा था वो स्कंदन रुक जाएगा और इसी मात्रा को, यानी यही जो रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है दोस्तों, वही क्या है, आपका स्वर्ण संख्या है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब की बार देखिए, इसमें से अधिकांश टॉपिक जो उत्प्रेरण है दोस्तों वो कटा हुआ है कि उत्प्रेरक वर्धक क्या है, उत्प्रेरक विष क्या है, वो कटा है। लेकिन यहाँ पर केवल आपको जैसे टिप्पणियाँ और परिभाषा पूछ लेता है। और अब की बार आया है, अब की बार के ही पेपर को हमने उठाया, उसमें से इसको देखा तो लिख दिया। अब देखिए एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, बहुत ही सिंपल है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके, यानी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए सबसे पहले उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दें या घटा दें, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जब क्या हो कि कोई एंजाइम ही उत्प्रेरक के रूप में काम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, ये चीजें। और एक चीज ध्यान देना दोस्तों, स्वर्ण संख्या में स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी यानी उसका जो रक्षण क्षमता होगा उतना ही कम होगा। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये आज के टॉप 10 क्या थी? टिप्पणियां थी, यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब बारी है